Hello students, now we are going to start another topic of this chapter, that is electric potential. Previously we studied about electric charge and electric current. Electric charge के बारे में आपने ये पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रिक कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। वो हमने ये बताया था कि हर एक बॉडी जो है एटम से बनी हुई है और एटम के पास तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में बढ़ जाना या संख्या में कम हो जाना ये वजह बनती है बॉडी के इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से। एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होता है जब उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमें मालूम है एटम से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कितनी है। तो अभी हम एनर्जी से रिलेटेड वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने ये देखा कि कैसे एक एटम दूसरे एटम के पास या दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, तो द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। आखिर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करता है, एंड हाउ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करता है। आपको इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी फंडामेंटल जो पार्टिकल है उसका एक एनर्जी रिलेशनशिप है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज तो होता है, बट वो चार्ज क्या आप कहीं यूटिलाइज करते हो? नहीं। वो चार्ज क्या है? वो आपके चार्ज के इस फेनोमेना को हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है। वो चार्ज है इस वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्सन होता है। वो एक एटम से जब दूसरे एटम में शिफ्ट होते हैं तो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को पुश फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ ढकेलते हैं अपने चार्ज होने की प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब हमने ये जाना कि जब एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हैं तो उनकी एक वजह होती है। इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम से बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल रीजन है, एंड दैट इज एनर्जी। कि जब तक एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर नहीं होगा। तो कैसे ये एनर्जी का रिलेशनशिप हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक करंट के इस चैप्टर में, जो कि आखिर 12th में आपको बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगा, जैसे हम 10th में समझने वाले हैं। छोटे से पॉइंट में आपकी इतनी वास्ट डिटेल में आपको नॉलेज देना नहीं है, लेकिन ये जानना होगा आपको कि कैसे एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ी हुई है। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो फेनोमेना है जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तभी ट्रांसफर होगा जब उसको क्या मिलेगी? एनर्जी। और वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी से जोड़ती है, हमें ये जानना होगा। तो ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। मैंने कहा कि एक एक पर्सन को मैंने ये बोला कि आपको मैं 100 kg का कोई सामान दे देता हूं। मेरे पास दो पर्सन सेम है, सेम पर्सन दो हैं, उन्हें 100 kg का दोनों को मैंने सामान दे दिया और कहा यहां से 1 किलोमीटर आप जाके दिखाओ। 100 kg के सामान को लेकर वो दोनों पर्सन चले तो पर एक आगे तक पहुंचा, पर एक बीच में ही रह गया। तो आखिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर था? दोनों लोग तो लेके गए। वजह यहां थी, हमें ये जानना चाहिए था पहले कि क्या दोनों के पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी है कि 1 किलोमीटर तक वो पहुंच पाएंगे। हमने ये देखा एक पर्सन आगे तक तो पहुंच गया पर दूसरा पर्सन बीच में ही रुक गया। तो बीच में रुकने की वजह ये थी कि उसका एनर्जी जो है वो डिसिपेट कर गया। उसके पास कम एनर्जी थी तो कम दूरी तय कर पाया, जिसके पास ज्यादा एनर्जी थी वो ज्यादा दूरी तय कर पाया। क्या यही फिनोमेना हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल करती है। आपने देखा होगा या समझिए इस चीज को कि जब हम डायनमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या डैम से इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म हो रही है एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो उसमें क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एनर्जी गेन किए, तो गेन कैसे किए? काइनेटिक एनर्जी को हमने चेंज किया डायनमो की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया। मैंने अभी पहले बताया कि जब तक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे, और जब तक वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा उनके पास कितनी एनर्जी है। उनके डेस्टिनेशन से पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर पाएंगे। ये ऐसा होता नहीं है वैसे।
इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करके फॉरवर्ड आगे की तरफ भेजते हैं, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसीलिए हम कंडक्टर्स को कहते हैं जो कंडक्ट करते हैं हीट एंड लाइट, सॉरी हीट एंड लाइट कह रहा हूँ, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। तो समझिए इस चीज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, वर्क डन बोला गया, क्या वर्क डन एनर्जी है? आप 11th में जाके जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो आप ये तो डिफाइन ही कर दोगे कि काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, सब कुछ ही डिफाइन कर सकता है एनर्जी को। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को भेजने में जो वर्क डन लगा, वर्क डन और चार्ज का रिलेशनशिप कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे वर्क डन की बात कर रहा है। हमने एटम्स में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम होते हुए एनर्जी को ट्रांसफर किए हमारे यहां तक। आप सोचिए डैम्स कहाँ होते हैं, वहां से एनर्जी को हम ट्रांसमिट करके आपके घर तक लाते हैं और उस एनर्जी को आप हीट लाइट और साउंड में प्रोड्यूस चेंज करते हैं, सॉरी हीट लाइट और साउंड में चेंज करते हैं। इसका मतलब कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कंडक्टर्स में, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को फिजिकली इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज the certain amount of charge from one point to another point is called as electric potential. And electric potential is the ratio of the amount of work done on the electrons to the amount of charge moved. चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। तो हमने क्या कहा? वर्क डन क्या है? वर्क डन भी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कितना हो जाएगा? क्यू। तो W अपॉन क्यू इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल में ही हमने क्षमता की बात की कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में जो फिजिकल फेनोमेना इन्वॉल्व है, एंड दैट फिजिकल फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को एनर्जी दीजिए और चार्ज को एक जगह से आगे की तरफ भेजिए। क्यों? whenever the electrons gains energy it moves from one atom to another atom to achieve the higher energy state को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ चुकी है और वो उस स्टेट में नहीं रहेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में। वो कहां चले जाएंगे? हाई एनर्जी स्टेट में। तो हाई एनर्जी स्टेट में जब वो जाएंगे तो क्या लूज करेंगे? एनर्जी। कैसे लूज करेंगे? हीट लाइट और साउंड के फॉर्म में। यानी जब आपने देखा होगा कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हायर वोल्टेज वाले कंडक्टर्स चिरिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप 33,000 वोल्ट के जब आप ट्रांसमिशन को देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो वहां पे चिरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? वहां पे बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनास है, पर ये भी है कि वहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस कैसे हो रहा है? हीट लाइट और साउंड के फॉर्म में। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा, 10th के बेसिस पे इतना बताया जाए कि the amount of work is done in moving some amount of charge is called as electric potential। पर इस फिजिकल फिनोमेना को इजी वे में समझिए कि वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को भेजने के लिए, चार्ज को एनर्जी देनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और इस क्वांटिटी को, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, एंड W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू हमें मालूम है W अपॉन Q, W एनर्जी है और Q की जगह पे हम N भी ले सकते हैं, यानी W अमाउंट ऑफ वर्क डन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। ये चार्ज आप कहीं यूटिलाइज नहीं करोगे, वो उसकी प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, उतने चार्ज होते हैं, बस ये एनर्जी आप यूटिलाइज करोगे हमेशा। इसी एनर्जी को आप हीट में चेंज करोगे। इसी एनर्जी को आप देखेंगे कि पावर कंसिडरेशन कैसे किया जाता है, पावर कंजप्शन कैसे होता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो हम कहेंगे वर्क डन यूनिट क्या होती है? जूल। अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहेंगे? जूल पर कूलम इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट्स, ठीक है। थैंक यू। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको किसी अप्लायंस के ऊपर ये चेक करना होगा कि अप्लायंस के अक्रॉस, उस अप्लायंस के एक एंड से दूसरे एंड पे चेक कीजिए कि पोटेंशियल कितना बिल्डअप हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये देखोगे, एक बल्ब जो है एनर्जी को चेंज करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मान लीजिए एनर्जी के साथ,
यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पास 10 जूल की एनर्जी है। तो यहां पर उसने क्या किया, बल्ब को ग्लो कराया। क्या उस एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में नहीं चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है, जो वर्क डन वो कर रहा है, अपने एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसी एनर्जी को आप यूटिलाइज कर रहे हो। जिस एनर्जी से हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था, इलेक्ट्रॉन यहां आपके अप्लायंस के थ्रू होके जा रहा है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट हो रही है? लाइट के फॉर्म में। तो जब ये 10 जूल की, अभी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट जब आप पढ़ोगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, तो उसमें ये समझोगे कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस के ऊपर एनर्जी का चेंज होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। रीजन उसके पीछे, भाई हर एक अप्लायंस को सीरीज में आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो ना। जो पहले अप्लायंस को एनर्जी मिलेगी, दूसरे वाले को कम मिलेगी, तीसरे वाले को और भी कम मिलेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है। अभी प्रॉपर्टीज में उसको डिटेल में समझेंगे, यहां पहले समझते हैं। इलेक्ट्रॉन 10 जूल की एनर्जी लेके जा रहा था, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए 10 जूल की एनर्जी, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 5 जूल चेंज कर दिया। किसके अंदर, किसमें चेंज कर दिया? हीट और लाइट के फॉर्म में इवॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे 5 जूल बचा, ध्यान से देखिएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे वो आगे तक चले गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर भी है। सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, उतने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन वहां पर भी है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये है, ये जो चेंज आया एनर्जी में, ये जो एनर्जी में चेंज आया, तो क्या पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। इसी चेंज को हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला। कि जाहिर सी बात है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी, अगले सर्किट में, अगले किसी भी पॉइंट पर सर्किट में उनके पास एनर्जी थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में भी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। इस वजह से हम ये कहेंगे वायर के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। दैट इज वाई पोटेंशियल इज आल्सो डिफरेंट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द वायर। किसी भी वायर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जलाने में, हर एक चीज करने में। ठीक है, तो आगे आते हैं, ये बताते हैं जूल पर कूलम्ब को हमने क्या बोला, वोल्ट्स। जूल पर कूलम्ब इज कॉल्ड एज वोल्ट्स। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी डिवाइस के क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल चेक करना है, किसी भी डिवाइस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंज्यूम है, कितनी एनर्जी वो यूज कर रहा है, तो उसके क्रॉस आपको लगाना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर, जो कि डिवाइस में ये बताएगी कि कितना एनर्जी का डिफरेंस है उस अप्लायंस के अक्रॉस। एनर्जी का डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि द चार्ज रिमेन्स द सेम। ठीक है, आगे वो सारी चीज हम डिफाइन करेंगे। तो पहले ये समझिए, सिंपल भाषा में अगर ये कहा जाए, मैंने इतनी सारी चीज आपको इसलिए बताई है ताकि आप ये समझिए उस चीज को कि आप जितना भी चीज जान रहे हैं ना, वो बहुत ही नॉमिनल है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत से लोग बहुत सारी कहानियां बताते हैं, पर छोटी छोटी की पॉइंट्स को आप समझ के ये जान जाओगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क कैसे करता है। आखिर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हमने इतना इनोवेशन कैसे किया इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी फिजिकल फिनोमेना जिससे जुड़ी हुई है, हीट जुड़ा हुआ है, साउंड जुड़ा हुआ है, लाइट जुड़ा हुआ है। आप सब उसको अपने घर में चेंज करके देख भी रहे हो, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है। उसको डील करने के लिए हम पहला इलेक्ट्रिक करंट को समझे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। सिंपल भाषा में अगर ये कहें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को मूव कराने में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, इस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर चार्ज के पास एनर्जी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अगर एनर्जी नहीं है तो वो मूव नहीं करेगा, अपने ही एटम में सस्टेन करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में पड़ा रहेगा। अब देखिए ध्यान से, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज मूव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या यूनिट होता है, जूल पर कूलम्ब या वोल्ट। जो डिवाइस किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने का काम करती है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें डिवाइस, मान लीजिए एक डिवाइस आपने यहाँ लगा रखा है, कोई लोड है, अगर इसके अक्रॉस आपको यहाँ दो, ये डिवाइस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल चेक करना है, तो आपको वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में लगाना होगा। आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी थी और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, और उन दोनों के बीच के पोटेंशियल को, डिफरेंस को हम चेक कर लेंगे और बताएगा वोल्ट मीटर कि ये डिवाइस कितनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस है, 2 किलोवाट का, 500 वॉट्स का, तो ये वॉट्स पावर की बात कर रहा है, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कितना एनर्जी यूज कर रहा है, हम पावर रेटिंग से पता लगा लेंगे। P = V, आई आप आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से भी हम पावर उसका बता सकते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइस हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज वोल्टमीटर, और उसको हम कैसे अटैच करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, पैरेलली। कैसे अटैच करेंगे, पैरेलली। आगे आते हैं, देखिए अब ये पूछा गया कि आप वोल्ट मीटर तो समझ गए, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक वायर ड्रॉ किया आपके सामने, इस वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से एटम टू एटम मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां ऐसे मूव करने में, जाहिर सी बात है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको अपने बॉडी की एनर्जी डिसिपेट करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिसिपेट करना होगा। बाइक इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल यूज करेंगे, व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ेगी। और यहां पर भी अगर ये देखा जाए, इलेक्ट्रॉन यहां पर से वहां तक अगर मूव कर रहे हैं तो बीच में बहुत सारी ऐसी फिनोमिना जुड़ी हुई, जैसे रेजिस्टेंस वायर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को मूव करने से रोकती है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जाहिर सी बात अगर वो अपोज हो रहे हैं तो एनर्जी लूज करेंगे। यानी एक वायर में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट या मूव कराने में एनर्जी यूज होती है। तो जाहिर सी बात यहां जो एनर्जी होगी उसे V1 कह देते हैं, और यहां जो एनर्जी होगी उसे V2 कह देते हैं। तो यहां पर दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस क्यों है, V1 इज इक्वल टू W1 अपान Q। मान लीजिए Q अमाउंट का चार्ज हम यहां से मूव कर रहे हैं, और V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन Q, क्योंकि सेम कंडक्टर है तो जितना चार्ज यहां से जा रहा है उतना चार्ज वहां से निकलेगा। द चार्ज रिमेन्स द सेम, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम, बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं यहां से दोनों पॉइंट के बीच के एनर्जी का डिफरेंस बोलूं तो आप क्या करेंगे, V2 में से V21 को सेपरेट करेंगे, या V1 में से V2 को सेपरेट करेंगे, जाहिर सी बात यहाँ एनर्जी ज्यादा थी, वहां एनर्जी कम, वैल्यू निगेटिव आएगी। तो हम ये जो डिफरेंस चेक कर रहे हैं एनर्जी का, ये हो जाएगा W2 माइनस W1 अपान Q, बिकॉज द चार्ज रिमेन सेम, एलसीएम लेने पर चार्ज सेम ही रहेगा। W2 में से W1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई तो डिफरेंस आएगा, इसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो एनर्जी में डिफरेंस आए, द डिफरेंस व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जीज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि 100 kgs के किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी दो पर्सन को, सेम टाइप के दो पर्सन को यहां से 1 किलोमीटर भेज दूं, तो एक आगे तक तो पहुंच गया, एक बीच में रह गया। दोनों के बीच में किसका डिफरेंस था, पर्सन सेम थे, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि जो सामान मैंने उनको दे रखा था वो भी सेम था, बट एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन दोनों की एनर्जी में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, यानी कि उनके पोटेंशियल्स में डिफरेंस था। तो हम इस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन potentials at any 2 point of a wire, the difference between potentials at any 2 point of a wire is called as potential difference। वायर के किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बहुत अच्छे, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हमें ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ में हमें इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करना है, और ये फिनोमेना बतानी है कि कैसे आगे चल के आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। आप आगे 12th में इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इन सब चीजों में आपको ये चीज ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वजह से आपको मैं पहले ही कुछ बहुत डिटेल में बातें बता दे रहा हूं कि अगर आप इन बेसिक्स को आप बहुत अच्छे से समझते हो तो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ किस तरह से मिलेगा कि आपको इन सर्किट के इन सभी सिंबल्स को, कंपोनेंट्स के सिंबल्स को आपको पहचानने आना चाहिए। दूसरी चीजें आपको की पॉइंट समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे काम करता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इस फेनोमेना को हम समझे कैसे, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो मूव कर रहा है उसे इलेक्ट्रिक करंट, बस एक फ्लो है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे बहुत सारा साइंस नहीं जुड़ा हुआ है। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, उसमें कोई दो चीजें समझने की जरूरत नहीं है आपको। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि वहां एनर्जी रिलेट हो रही है अमाउंट ऑफ चार्ज से, कितने चार्ज को आपने कितने एनर्जी दी है मूव करने के लिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि जितनी एनर्जी दिया पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, वहां से लेके यहां तक आने में जितना वर्क उसने किया वही उसका पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से कैसे रिलेट हो रहा है ये हम ओम्स लॉ में समझेंगे।
जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था सबसे पहले इनका रिलेशनशिप। तो उससे समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट को समझेंगे, उसके सर्किट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को समझेंगे, तब आगे रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट से। अब ये सिंबल आपने देखा, यहाँ पे एक बार लगा हुआ है, एक बार के रूप में यूज किया गया है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल के रूप में। जब एक ही बार और एक स्मॉल एक बड़ा बार यूज किया जाएगा तो हम इस कॉम्बिनेशन को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एक दूसरे के साथ को अगर आप जोड़ देंगे तो उन्हें कहा जाता है बैटरी। तो ये अगर सिंबल आपने कंपोनेंट का देखा तो आप उसे कहेंगे सेल, और ये कंपोनेंट का सिंबल जो है वो क्या कहलाएगा, बैटरी। अब हमारे फिजिक्स में हम बल्ब को या फिर अदर अप्लायंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या रजिस्टर। तो ये जो डिवाइस है इसे कहा जाएगा रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, एक ऐसा डिवाइस, आप कोई सा भी डिवाइस ले लीजिए, उसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, जो कि आपने रियलिटी में आपको रजिस्टर रियोस्टेट के रूप में दिखाया जाएगा, जो कि आपको लैब में देख सकते हैं आप लोग। अब रजिस्टर के ऊपर अगर कोई, आपने रजिस्टर देखा होगा, अगर इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है तो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये लेबोरेटरी में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए कि अगर हम डिफरेंट वायर्स का डिफरेंट लोड होता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, तो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में ये पता होना चाहिए कि आप डिफरेंट रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपने छोटे से रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे से प्रोजेक्ट वर्क में। ठीक है, तो आपको लैब में देखने को मिलेगा। ये जो सिंबल है ये की का है, ध्यान दीजिएगा, इसे स्विच नहीं कहा जा सकता, ये की है। जब आप लैब में देखेंगे तो यहाँ बीच में खाली जगह होती है जिसमें हम छोटे छोटे कॉपर के स्लॉट्स को रखते हैं, और जब उसे रख दिया जाता है तो उसे की को हम कहते हैं, सॉरी ये ओपन की है, अभी कनेक्शन बना हुआ नहीं है, इन दोनों वायर्स के बीच में कोई भी कनेक्शन मौजूद नहीं, ये कहलाता है क्लोज्ड की। क्लोज्ड की का मतलब हमने वो स्पिंडल इसमें इंसर्ट कर दिया है जिसकी वजह से ये की अब दो वायर्स के बीच में कंडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो चुकी है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। तो स्विच की तरह ये की भी काम करते हैं, जो कि कनेक्शन को ऑन या ऑफ या मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये सिंपल एक वायर है, आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसे एक वायर की तरह रिप्रेजेंट करना है, और यहां पर हमने दो वायर्स का ज्वाइंट दिखाया है जिसे हम कहते हैं वायर ज्वाइंट। अब यहां पर हमारे पास स्विच मौजूद है। स्विच क्या है, ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी किसी भी तरह का कनेक्शन मौजूद नहीं है, वो कंडक्शन नहीं कर सकते, और इसे हम कहते हैं क्लोज्ड स्विच। ये कंडक्शन कर सकता है, इसे आप लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपली एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लीनियरली यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है, और यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ये बताता है कि आपके वायर में करंट मौजूद है या नहीं, और उसे हम अमीटर की तरह और वोल्ट मीटर की तरह दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वोल्ट मीटर है, अगर यहाँ कोई लोड मौजूद है तो उसके क्रॉस हमने अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया कनेक्शन, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली ही वोल्टेज के दो लोड के या फिर किसी भी कनेक्शन के क्रॉस, किसी भी अप्लायंस के क्रॉस कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है वो अप्लायंस, ये बता सकते हैं, यानी वोल्टेज के डिफरेंस को बताता है। यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे V2, तो वोल्ट मीटर असल में बताता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी अप्लायंस वोल्टमीटर ये दर्शाएगा। अमीटर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें करंट पता करना कि कितनी चार्जेस जो है इस वायर में, कितनी चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और वायर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके रेट को बताने के लिए हम डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है अमीटर। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं, दिखाए गए हैं, जो कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ही सेल मौजूद है और ढेर सारे सेल्स मौजूद हैं तो सिंगल कॉम्बिनेशन को हम सेल कहेंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहेंगे।
सिंपली रेजिस्टेंस को ये एरो इस्तेमाल ना किया जाए तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन उसे हम रजिस्टर कहेंगे या लोड कहेंगे, रजिस्टर या लोड कहेंगे। अगर यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है तो उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहेंगे। ये एक ओपन की है, ये क्लोज की है, ये ओपन स्विच और ये क्लोज स्विच है। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने या शुरू करने के लिए हम लोग की का या फिर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जैसे लैब में जो चीज प्रोवाइड की जाए आप उस तरह से डिफाइन कीजिएगा कि ये ओपन की है, ये क्लोज की है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये एक वायर है, ये वायर ज्वाइंट है। अब आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं समझोगे तो आप डिफरेंट अप्लायंसेस पे कॉम्बिनेशन में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये नहीं बता पाओगे कि कहां पर कितना वोल्टेज मौजूद है, कहां पर करंट डिवाइड हो रही है, कहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, ये आपको समझना होगा। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इट इज ए सर्किट, इट इज ए क्लोज लूप। ये एक सर्किट क्या है, क्लोज लूप है डिफरेंट अप्लायंसेस का कॉम्बिनेशन का। दे आर सो कनेक्टेड that the flow of electric charge through each and every appliance is maintained। यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स का, बैटरीज का और डिफरेंट कंपोनेंट्स का हमने इस तरह से एक लूप बना रखा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कर सकते हैं। इस टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहते हैं और यहाँ पे टर्मिनल को हम लोग निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहते हैं। जो लार्ज यानी बड़े साइज में मौजूद है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो छोटे साइज में मौजूद है उसे हम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहेंगे। ये अगर आप देखेंगे तो अभी इस सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन नहीं है। रीजन है उसके पीछे, ये की जो है वो ओपन है। अगर इस हम ओपन की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट क्या हो चुकी है, वो फ्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी करंट का जो फ्लो होगा बैटरी में, सर्किट में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस जो है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जबकि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से किधर होगा, निगेटिव की तरफ होगा। यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मतलब मैंने ये जो बोला इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जितने भी चार्जेस है यहाँ से निकलना शुरू किए और दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से जाके एंड हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज the electrons always move from negative terminal to positive terminal। negative terminal से वो positive terminal की तरफ मूव करते हैं, जबकि करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट हमारा कन्वेंशनल करंट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। आगे आते हैं, देखिए ध्यान से। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास है, हमने बोला की जो है ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, की को हम क्लोज कर दे रहे हैं। करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, ये करंट मूव कर रहे हैं। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हुए इस लोड के क्रॉस मूव करते यहां तक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोड आपके क्या कर रहा है, पोटेंशियल में चेंज ला रहा है, V1 एंड V2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की वो एनर्जी डिसिपेट होगी तो जितना एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन यहां पर थे उतना इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जाइज नहीं होंगे। जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, एक ही पैसेज वे है, एक ही वायर से होके जाना है, तो सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे। तो हम कहेंगे अगर वोल्ट मीटर मुझे इंसर्ट करना हुआ तो मैं लोड के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्ट मीटर को क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, ताकि वोल्ट मीटर वहां से क्या बता सके, इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल को बता सके। यहाँ पर जो बैटरी उसका एक सर्टेन पोटेंशियल होगा, ये वोल्ट मीटर उस पोटेंशियल को डिटरमाइन करेगा। अगर मुझे एमीटर लगाना होगा तो मैं वायर के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट लगाऊंगा और बीच में यहाँ पर एक एमीटर को इंसर्ट करूंगा। तो अमाउंट ऑफ करंट को अगर आपको पता लगाना है तो हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एमीटर को इंसर्ट करना है, जबकि अमाउंट ऑफ वोल्टेज को, यानी लोड के क्रॉस वोल्ट में, वोल्ट्स में, यानी एनर्जी में कितना चेंज आया, तो वोल्ट के पैरेलली आपको क्या करना होगा, लोड के पैरेलली आपको इंसर्ट करना होगा, वोल्ट मीटर को लगाना होगा। कैसे, देखिए ये रहा कॉम्बिनेशन और यहाँ पे आपको इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो ये दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस बताएगा, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी वोल्ट मीटर पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर कर सकता है और आपको बताएगा कि इस लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज मौजूद है। अब देखिए, सारी फिनोमेनास को हमने समझा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट।
किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जो आपने वर्क डन किया इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी चार्जेस मूव कई वो से हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब आ गया है वो समय जब हम इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करेंगे कि कैसे एनर्जी द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से रिलेट होती है। तो हमने कहा था जॉर्ज साइमन ओम, वो साइंटिस्ट थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि जो वोल्टेज है वो करंट से डायरेक्टली रिलेट करता है। और वो कैसे रिलेट करता है ये आपको समझना होगा। उन्होंने कहा कुछ सर्टेन फिजिकल कंडीशंस को अप्लाई कर दिया, अगर टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर कुछ सर्टेन फिजिकल कंडीशंस को अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट से। जाहिर सी बात है, जब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर यहां से वहां तक मूव नहीं करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन कर पाओगे? आखिर चार्ज का फ्लो किसने मेंटेन किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने। इलेक्ट्रॉन्स को वोल्टेज मिला तभी वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो किए। करंट की बात अगर की जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, चार्ज मूव करेगा पर यूनिट टाइम करंट। जाहिर सी बात, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट हमें ये नहीं पता कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो मतलब कि ओम से लाकर ये कह दिया जाए कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इन दोनों को रिलेट कर रही है। तो हमें समझना होगा ना कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट कर रहा है। तो वहां पे जॉर्ज साइमन ओम ने बोला कि ऑन सर्टेन फिजिकल कंडीशंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए वायर या ऑफ charges is directly proportional to electric current flowing through it. The electric potential of a wire is directly proportional to electric current flowing through it. यानी V is directly proportional to I. वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है? करंट से। हमने कहा V is directly proportional to current। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, याद रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव की जाएगी देयर कम्स ए कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट फेनोमेना को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ कांस्टेंट फेनोमेना को अपोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इन कांस्टेंट्स को अपन समझना होगा कि कैसे हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जो बहुत सारी फेनोमेना को रिलेट करते हैं। उन कांस्टेंट में रेजिस्टेंस भी एक काम करता है। जाहिर सी बात है, चार्ज इजिली इतना नहीं फ्लो करेगा। मैंने आपको बताया था कि हर मेटल की या हर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट उनके रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप भी कह सकते हैं। जिस कंडक्टर के अंदर चार्जेस जो है इजिली फ्लो करें उसे हम बेस्ट कंडक्टर कहते हैं। यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अगर हिंदी में कहा जाए तो वो कम होगा, क्योंकि चार्ज जो है इजिली मूव कर रहे हैं। जिस कंडक्टर के अंदर चार्ज बहुत ही मुश्किल से मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर रेजिस्टेंस यानी अपोजिंग पावर कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। तो हम उस चीज को समझने जा रहे हैं कि जैसे ही V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने कहा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटाओगे जाहिर सी बात है करंट घटेगी। Whenever there is a proportionality between the two physical quantities, there comes a constant। और हमने जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज किया, कांस्टेंट क्या आया? एक कांस्टेंट आया R, एंड R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक करंट से रेट करेंगे वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाए? डॉक्टर साइमन ओम ने बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट होता है। और वहां पे एक रेजिस्टेंस एक टर्म आई है जो इन्फ्लुएंस करती है, जो दोनों क्वांटिटीज को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कैसे आप उसको समझेंगे? रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंडक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने से अपोज करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब वे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एटम से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एटम्स के थ्रू कंडक्टर में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिशन को एक्सपीरियंस करते हैं। दैट उस अपोजिशन की वजह से वायर जो है वो हीट जनरेट करता है। और चार्ज के मूव करने में ये जो दिक्कतें प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड दैट फिनोमेना या दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इसको हमने कैसे जाना? जब हमने V को रिलेट किया I से, हमें पता चला V इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। अगर यूनिट देखा जाए, रेजिस्टेंस V अपॉन I है, यूनिट देखा जाए तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम, और इसे सिंबलाइज इस तरह से करते हैं, ओम का सिंबल है ये। यानी कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम द अमाउंट ऑफ
जाहिर सी बात है उनके पोटेंशियल का, उसके करंट का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। और रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वायर में चार्जेस को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए कंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी काम करती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको वायर के थ्रू, किसी भी अप्लायंस के थ्रू उसके पोटेंशियल्स की जानकारी, पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट अप्लायंस, उस अप्लायंस के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रही होगी, जो करंट फ्लो हो रही होगी, उसके रेशियो से आप निकाल सकते हैं कि कितना होगा उसका रेजिस्टेंस, उसके थ्रू कितना रेजिस्टेंस हमको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अगर मैं एक 1 ओम रेजिस्टेंस की बात करूं, 1 ओम रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज पर यूनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, ये तभी अचीव हो सकता है जब पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट का मौजूद हो प्लस 1 एम्पियर की करंट जो है वो किसी कंडक्टर के थ्रू क्या हो रही हो, फ्लो कर रही हो। व्हेन देयर इज ए 1 वोल्ट पोटेंशियल across the conductor and the 1 ampere is current is flowing through that conductor, then that is called as the conductor is having 1 ohm of resistance। कितना कंडक्टर के पास कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मौजूद है। तो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए इस तरह डिफाइन किया जाएगा, when there is 1 volt across the end of a wire through which 1 ampere of current is flowing, then it is termed as 1 ohm resistance। उस वायर में कितना ओम का रेजिस्टेंस मौजूद होगा, 1 ओम का। और भी तरीके हैं, 10 वोल्ट्स पर 10 एम्पियर ऑफ करंट, 5 वोल्ट्स पर 5 एम्पियर ऑफ करंट। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे किसी वायर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम फेनोमेना कब अचीव की जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करने का टाइम आ गया कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस विदाउट इसकी प्रॉपर्टीज के चेंज किए हुए आप कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। मान लीजिए रोड पे आप बाइक लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाइक लेके चलते हैं, तो रोड एक बेस्ट रोड, अच्छी रोड हुई होगी तो आप बाइक इजीली लेके जाओगे। बाइक को चार्ज कंसीडर किया जाए अगर, और रोड को हम कंसीडर करें कंडक्टर, तो जाहिर सी बात है जब चार्जेस को आप फ्लो करेंगे, यानी कि बाइक जब लेके जाएंगे वहां पर कोई भी अपोजिशन मौजूद नहीं, आप इजिली फ्लो करते जा रहे हैं। तो बेस्ट रोड क्या है, जहां पे ढेर सारे चार्जेस, बहुत सारे बाइक्स इजिली फ्लो कर जाएं, उसे हम बेस्ट कंडक्टर कहेंगे। वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस, बहुत ही नॉमिनल मामले में क्या मौजूद होगा, रेजिस्टेंस। अब ये सोचिए अगर उसी रोड पे हम बहुत सारे गड्ढे लेके आए, तो जाहिर सी बात है बाइक को मोड़ मोड़ के चलाने में, बहुत सारे कट्स लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ बाइक एक दूसरे बाइक से कोलाइड कर जाएंगी। क्या चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब वायर बहुत ही अच्छा कंडक्टर ना हो तो चार्ज के साथ ये चीज होती है कि चार्जेस फ्लो करने में हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आखिर वहां पे ऐसा कौन सा रिपल्सन हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। खुद सोचिए, अगर आप रोड पे बाइक लेके चल रहे हो, बहुत सारे गड्ढे आपको मिले, तो क्या आपकी बाइक्स हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। आपको स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा, आपको फिर इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या चार्जेस के साथ वैसे कंडक्टर में नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कंडक्टर के साथ ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पता चले कि चार्ज को रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एक वायर के अलोंग कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया सकता है, तो ये सोचिए, मान लीजिए वो गड्ढे वाली रोड बहुत ही लंबी है जिसके थ्रू आपको जाना है, बार बार आपको कट्स लेना हो, बार बार आपको ब्रेक लगाना हो, तो आपका क्या एनर्जी बहुत पहले ही लॉस नहीं हो जाएगा, आप मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाओ। यानी कि अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ा दिया जाए, अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ाते चला जाए, बहुत दूरी तक आपने चार्ज को फ्लो कराया, उस वायर की प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप चार्ज को बहुत ज्यादा दूर तक ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, एनर्जी पहले ही डिसिपेट हो जाएगी। यानी जो एनर्जी चार्ज को मूव कराने में आप इस्तेमाल कर रहे हो वो पहले ही डिसिपेट हो जाएगी और चार्ज जो है वो आपकी ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। व्हेन द लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन द लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। ये नहीं कह सकते हम लोग। छोटी लेंथ तक आप चार्ज को मूव कराते हैं तो चार्ज के पास से इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, पर लेंथ बहुत ज्यादा हो तो एनर्जी डिसिपेट भी होती है वहां पर और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाते। उसके लिए भी हमने और इंतजाम कर रखे हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बना रखे हैं जो चार्ज को इनहांस कर देता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज को, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट
की जा सके, या हाई वोल्टेज के चार्जेस को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं कंडक्टर के थ्रू। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो वायर की जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हो रेजिस्टेंस को बढ़ाने और घटाने में, अगर देखिए ध्यान से, भले ही वो रोड्स पे गड्ढे थे, आप बहुत सारे बाइक्स को लेके जा रहे थे, ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, अगर मैं उसको रोड को बहुत ज्यादा वाइड कर दूं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कट्स को इजिली मैनेज कर सकते हैं और इतना ज्यादा स्पेस होगा कि उतने अमाउंट की चार्ज जो पहले उस रोड पे चल रही थी, रोड को और वाइड करने पर इजिली फ्लो कर सकती है। यानी मैंने रोड का एरिया बढ़ा दिया तो बाइक को यहां से वहां मूव करने में आराम से स्पेस मिल जाएगा, वो कोलाइड नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, स्लो डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा चार्जेस के रिस्पेक्ट में एरिया वायर का अगर बढ़ा दिया जाए, वायर का अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो चार्ज को और ईज मिलता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। यानी कि होम अप्लायंसेज में अगर देखा जाए, अगर आप पतले वायर का 1 mm का या 1 mm से कम वायर का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो वायर हीट होगा ही होगा। 220 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है वो वायर को हीट क्यों कर देती है, क्योंकि आप बहुत ही कम एरिया का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इस्तेमाल से वायर गर्म होते हैं और शॉर्ट सर्किट्स होता है। हमें ज्यादा एरिया का वायर इस्तेमाल करता है, अगर एरिया हम ज्यादा बड़ा कर देंगे तो चार्जेस को फ्लो करने में ईज मिलेगा। यानी कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊं तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया को घटाऊं तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया के घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इन दोनों चीज को मैं रिलेट करूं, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर, इन चीज को रिलेट करूं और एक साथ अगर लिखने की कोशिश करूं तो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रीवियसली ओम्स लॉ में मैंने बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है देयर कम्स ए कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटेगी देयर कम्स ए कांस्टेंट, वो वैल्यू को इन्फ्लुएंस करने में मदद करती है। रीजन क्या उसके पीछे, हमारा नेचर जो है ना वो हर चीज को सपोर्ट या अपोज करता है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आप आगे चल के पढ़ोगे, सपोर्ट या अपोज करने का काम करता है। तो वहां पे कुछ कांस्टेंट होते हैं जो हमारे नेचर के, जो हमारे एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में काम कर रहे होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को डिफाइन करने में मदद करते हैं। तो जब जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाएगा वहां पे कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पे रो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि हमने एक फार्मूला डिटरमाइन किया कि रेजिस्टेंस लेंथ के वायर के इंक्रीज करने पर बढ़ेगा और वायर के लेंथ को डिक्रीज करने पे घटेगा। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि वायर का अगर आप एरिया बढ़ाते हो चार्ज को फ्लो करने में ईज मिलेगा। यानी कि वायर का जो एरिया से रिलेशनशिप है, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट रहा है और एरिया घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एरिया ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दे आर वर्किंग इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा, दूसरे घटने पर पहला वाला बढ़ेगा। तो उन दोनों को रिलेट करने के बाद हमने ये बोला कि वहां पे एक कांस्टेंट आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कैसे करें। जाहिर सी बात है अगर हमने लेंथ और एरिया के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस को डिफाइन किया तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे। सिंपली रेजिस्टिविटी हम डिफाइन करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर। यानी कि अगर मैं रेजिस्टिविटी को देखूं, उसका फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करूं, R इक्वल टू रो L अपॉन A है, तो यहां से रो को सब्जेक्ट बनाइए, एरिया डिवाइड कर उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा R इंटू A, और लेंथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा इधर आकर डिवाइड करेगा इक्वल टू रो। अब कुछ सोचो रेजिस्टिविटी के हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं उसके फार्मूले को, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द वायर विथ रिस्पेक्ट टू या विथ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी अगर चेक की जाए रेजिस्टेंस की एरिया की लेंथ की, तो आप डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को कैसे। इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, तो इसके हम लोग अगर एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें और लेंथ को अगर कर दें 1 मीटर, तो यहाँ पे R इंटू 1 अपॉन 1 इक्वल टू रो, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा R। यानी कि किसी भी वायर का अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वायर के द्वारा वही रेजिस्टिविटी के क्या होगी, बराबर होगी। यानी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। और अगर एक बात कही जाए, क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की यूनिट सेम होती है, तो नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा,
रेजिस्टिविटी इजकल टू मैंने बताया था आर ए अपान एल होती है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बिकम्स ओम मीटर। रेजिस्टिविटी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, तो आप ये कह देंगे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के जस्ट इक्वल तब होती है जब 1 मीटर स्क्वायर का अगर आपने वायर ले रखा है एरिया का और उसका यूनिट उसका रेजिस्टेंस कितना हो 1 ओम, सॉरी उसका लेंथ कितना हो 1 मीटर, यानी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, पर वहां पे जो यूनिट इस्तेमाल हो रही होगी वो इस्तेमाल होगी ओम मीटर।